मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम बघेल ने बिलासपुर और रायपुर में लगभग 42 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से नई खेल सुविधाओं और लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इनमें मुख्य रूप से फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स की अकादमी, 2 खेल छात्रावास, 1 तीरंदाजी प्रशिक्षण उपकेंद्र और एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक एंड फील्ड शामिल है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में बस्तर के संभाग से आए अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया। साथ ही उनके महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुंभकारों को मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियों के निर्माण के लिए अच्छी मिट्टी उपलब्ध हो सके, इसके लिए जहां इस समाज की आबादी है वहां कुंभकारों के लिए जमीन चिन्हित कर जमीन आरक्षित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कुंभकार समाज के युवाओं को अपने परंपरागत व्यवसाय का प्रशिक्षण देने के लिए बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ किया जाएगा। सीएम बघेल ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र लोगों को जिन्हें वन अधिकारी मान्यता प्राप्त पत्र अब तक नहीं मिले हैं, वे एसडीएम कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। ऐसे लोगों को भी वन अधिकारी मान्यता पत्र प्रदान करें। प्रशांत द्विवेदी ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रशांत जी, एक बड़ी पहल और पिछड़ा वर्ग समाज को यह तोहफा दिया है, इस तोहफे को आप किस तरह से देख रहे हैं? दोहराएंगे। पिछड़ा वर्ग को जो ये तोहफा दिया क्या है, कुंभकारों के लिए जो जमीन आरक्षित करने की पहल की गई है सरकार की, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो परंपरा के रूप में जिस तरह से यहाँ पे कुम्हार का वही वर्ग है, लेकिन आज की आधुनिकता की चकाचौंध में ये वर्ग जो है एक तरह से पिछड़ा, इनके पास कोई ऐसे रोजगार का जरिया नहीं होता था जिससे ये अपनी आमदनी बढ़ा पाए। ऐसे में सरकार ने कुंभकारों के लिए इनकी आबादी वाले स्थानों में आरक्षित जमीन आरक्षित करने की स्कीम लागू की है, जो निश्चित तौर पर ऐसे कुंभकार होंगे जो अन्य पिछड़ा वर्ग में भी आते हैं, उनको ये उससे काफी फायदा होगा। खासकर बस्तर अंचल में इनकी जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है, मीडियम स्कूल प्रारंभ हुए, वहाँ पे विद्यार्थियों के लिए इनके लिए हॉस्टल भी खोले जाएंगे अलग से। खासकर बस्तर संभाग में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित भी करेंगे। और इसके अलावा खासकर ये बस्तर का वो इलाका है जिन इलाकों में बहुत ज्यादा कोई ऐसे माध्यम नहीं होते थे, खासकर पिछड़ा वर्ग के लोगों को। और ये समाज ऐसा था जो काफी पिछड़ता जा रहा था, लेकिन भूपेश बघेल ने अचानक से एक टीम कमेटी गठित की थी, जिसके आधार पर ये निर्णय लिया गया है कि कुंभकार को भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जाए। जी। और ये पहल इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि अगर परंपराओं को बचाने की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार इस पर ध्यान भी देती रही है और इसकी बात भी करती रही है। ऐसे में अगर वहां पर जमीन अलॉट कर दी जाएगी तो जो कुंभकार है, जो कुम्हार वर्ग है, उसके लिए उनकी जो परंपराएं हैं उनको बचाना आसान हो जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, कुछ ऐसी भी चीजें हैं कुंभकार जिन जो प्रमुख रूप से व्यवसाय था। खासकर केंद्र सरकार ने अभी जो धान से एथेनॉल तैयार करने के लिए अनुमति मांगी गई है, लेकिन अब तक ये अनुमति नहीं दी गई है। राज्य सरकार ने धान से एथेनॉल तैयार करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन एथेनॉल प्लांट भी स्थापित करने के लिए 6 उद्योगों के एमओयू भी किए गए थे। इस पे एक कुंभकार की एक बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अभी राज्य और केंद्र सरकार के बीच में टकराहट की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से इनको जो मेन मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता था वो चीजें नहीं हुआ। ये बस्तर में अधिकांश इलाका है जो नक्सल प्रभावित इलाका है, और कुंभकार जो है काफी तादाद में यहाँ पे रहते हैं, मिट्टी और के बर्तन बनाते हैं। बस्तर की कलाकृतियां वैसे भी प्रचलित है, लेकिन इनको सही तरीके से मापदंड, सही तरीके से ये जमीन भी नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से ये अपने परंपरागत जो इनकी चीजें हैं वो शहर में नहीं आता था। ऐसे में जिस तरह से सरकार ने पहल की है, खासकर ये पिछड़ा वर्ग में भी आता है, तो ऐसे में कुंभकारों को भी जो कलाकृतियां, उनकी परंपरागत चीजें हैं वो निखारने का मौका मिलेगा। और जो आधुनिकता की चकाचौंध में ये चीजें दफन होती जा रही थी, एक बार फिर से मुख्य धारा में लौटेंगे तो इससे नई चीजें लौटेंगी। जी।
प्रशांत जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और छत्तीसगढ़ बस्तर के सुकमा जिले में लगातार घर वापसी अभियान के तहत नक्सली समर्पण कर रहे हैं। सुकमा पुलिस ने कुछ माह पहले नई सुबह की शुरुआत की थी। जो लोग भटक गए हैं वे समर्पण करके अपना बेहतर जीवन जिए। समर्पण के लिए प्रचार प्रसार की नक्सल क्षेत्रों में किया। नई सुबह के तहत अब तक 120 नक्सलियों ने सुकमा इलाके में लाल आतंक का रास्ता छोड़ दिया और मुख्य धारा में प्रवेश किया है। इसी कड़ी में 3 महिला सहित 8 नक्सलियों ने समर्पण किया है। समर्पण करने आए सभी नक्सलियों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 10-10 हजार रुपए दी गई है। तो लाल आतंक का रास्ता छोड़ने के लिए जो एक पहल शुरू की गई थी नई सुबह, उसके तहत लगातार नक्सलियों का मुख्य धारा में प्रवेश करने का सिलसिला जारी है। और इसी के तहत एक बार फिर से लाल आतंक का रास्ता छोड़कर नक्सलियों ने 3 महिला सहित 8 नक्सलियों ने समर्पण किया है। और विजय पचौरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, एक बेहद खुश करने वाली खबर है कि 8 नक्सलियों ने लाल आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में प्रवेश कर लिया है। कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास योजना है वो कई सालों से चल रही है, लेकिन दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने लोन वराटून अभियान यानी घर वापसी अभियान के तहत जो 1 साल पहले चलाई थी, जिसका परिणाम यहाँ देखने को मिला है। इन 1 सालों में 500 से ज्यादा नक्सलियों ने समर्पण करके बेहतर जीवन जिया है। क्योंकि जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं उनको नौकरी दी जा रही है, उन जो नक्सली खेती करना चाहते हैं उनको ट्रैक्टर दिया जा रहा है। उसी तर्ज पर सुकमा जिले में भी अब पुनः नारकोम अभियान चलाया गया, यानी कि नई सुबह जो लोग भटक गए हैं, जो लोग नक्सली संगठन में चले गए हैं, वो समर्पण करके अपना बेहतर जीवन जिए। और यही कारण है कि सुकमा इलाके में भी अब लगातार नक्सली समर्पण कर रहे हैं। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने नई सुबह की जो शुरुआत है कुछ महीने पहले शुरू की थी, जिसको देखते हुए गांव में प्रचार प्रसार किया गया था, नक्सली समर्पण करे, अपना बेहतर जीवन जिए। और जो नक्सली जंगल में रहा करते थे, अखबार के द्वारा जो है उनको पढ़ा करते थे कि नक्सली समर्पण करके बेहतर जीवन जी रहे हैं। यही कारण है कि अब लगातार सुकमा इलाके में भी नक्सली लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ ही महीने में इनामी सहित 120 नक्सलियों ने अब तक समर्पण कर दिया है। और आज भी 3 महिला सहित 5 पुरुष नक्सली पुलिस अधीक्षक के समक्ष पहुंचे और उन्होंने समर्पण किया है। नक्सलियों की खोखली विचारधारा को यहाँ के नक्सली समझ चुके हैं, क्योंकि बाहर के नक्सली हमेशा ही इनका शोषण करते आए हैं, इनसे भेदभाव करते हैं। यही कारण है कि नई सुबह के तहत लगातार जो है सुकमा इलाके में नक्सली समर्पण कर रहे हैं। संतोष, और ये अच्छी खबर भी है क्योंकि जो नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की जो सरकार की कोशिशें थी वो लगातार कारगर साबित हो रही हैं। विजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और नक्सलियों ने सुकमा क्षेत्र के जगरगुंडा और अरनपुरा इलाके में सड़क खोदकर आवाजाही बंद कर दी है। 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। इससे देखते हुए पुलिस ने इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर भारत बंद की जानकारी दी। पोस्टर में नक्सलियों ने यह भी बताया है कि वो किसानों के साथ हैं और तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हैं। और विजय पचौरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विजय, नक्सलियों एक तरफ नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं, इस तरह के करतूत भी सामने आ रही हैं। मुख्य सड़क को खोद दिया गया है, 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कि हर साल नक्सली स्थापना दिवस मनाते हैं और नक्सलियों ने पर्चा फेंक करके 21 सितंबर से 27 सितंबर तक स्थापना दिवस मनाने की ग्रामीणों से अपील की थी। लेकिन अब ग्रामीणों ने भी समझ चुके हैं नक्सली विचारधारा, तो स्थापना दिवस में नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम भी देने की कोशिश किया करते थे। लेकिन जिस प्रकार से सुरक्षा बल इन इलाकों में सर्च अभियान चला रहा है, नक्सलियों पर नजर रखा हुआ है, यही कारण है कि स्थापना दिवस के बीच के समय में नक्सली कोई घटना को अंजाम नहीं दे पाए। हालांकि नारायणपुर में कुछ घटना को अंजाम दिया था, लेकिन इलाकों में अब लगातार सुरक्षा बल की सर्चिंग अभियान से नक्सली बैकफुट पर इस इलाके में है। और बौखलाए नक्सलियों ने आज सुकमा इलाके के जगरगुंडा आरनपुर सड़क मार्ग को जगह जगह से काट दिया और पूरी तरह से आवाजाही बंद कर दी। इसकी जानकारी जब जवानों को लगी थी, जवान सुरक्षा
हिसाब से उस इलाके में पहुंचे और जो रोड खोदी हुई थी उसमें मट्टी भर के आवाजाही को शुरुआत किया है। और नक्सलियों ने इन इलाकों में बैनर पोस्टर बांध करके किसानों के साथ खड़े रहने की बात की है। वहीं 3 कृषि कानून को रद्द करने की बात कही है। जल जंगल जमीन और मूल निवासियों के हक की बात की गई है। विजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सूरजपुर के हाथी रेस्क्यू सेंटर में फिर एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। पिछले दिनों यह हाथी के दूसरे बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। इस दुखद हादसे के बाद वन विभाग सख्ते में है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पशु चिकित्सा की टीम ने पोस्टमार्टम कर वायरल इन्फेक्शन को मौत का कारण बताया है। इस दौरान मौजूदा जीएफओ ने सूरजपुर वन मंडल के हाथियों की निगरानी के सख्त निर्देश दिए हैं। आज जो घटना समाचार के माध्यम से हमको भी जानकारी मिला है कि 2 हाथियों के बच्चों की मौत हो गई है, उससे हम अपने क्षेत्र में भी हमारे कर्मचारियों को हाथी की निगरानी और सजग रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज जो घटना रविशंकर रजवाड़े हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रविशंकर, जिस तरह से ये खबर निकल कर आई है, ये तो बड़ी लापरवाही है, एक और हाथी के बच्चे की मौत हो जाना। तो मैं आपको बता दूं, हाथियों के लगातार 2 बच्चों की मौत के मामले जैसे सामने आए हुए हैं। इस मामले ने वन विभाग को भी सख्ते में डाल दिया। अब मौजूदा वन अमले को डीएफओ ने दिशा निर्देश जारी कर दिए कि उनकी सतत निगरानी की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वायरल फीवर से ही, लेकिन वायरल से अगर उनकी मौत होती है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है कि ऐसे में जहां वन विभाग करोड़ों रुपए हाथियों के सुरक्षा के लिए खर्च कर रहा है, वही 2 शावकों की मौत हो जाती है। उसके बाद भी जब दूसरे शावक की मौत होती है और मीडिया इसमें हस्तक्षेप करते, तब वो वन अमला वहां पे जागता है। जी संतोष, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि बीते कुछ दिनों में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, एक और हाथी के बच्चे की मौत हो जाना, इससे पहले भी एक और हाथी के बच्चे की मौत हुई थी। पीछे की वजह क्या है? जो वजह मेडिकल टीम बता रही है वही वजह है या फिर वजह दूसरी और भी हो सकती है? देखिए, हमने मेडिकल टीम से भी बात की थी। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से तो मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वायरल इन्फेक्शन इसकी वजह हो सकती है। अब जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। ये दोनों हाथी के बच्चे जिनका नाम, एक का नाम रेवा और दूसरे का नाम आपका लक्ष्मण बताया जा रहा था, इनकी उम्र 19 महीने की थी। हाँ, 19 महीने में ऐसे वायरल से मौत के मामले आना और वन विभाग का इस पे चुप्पी साध लेना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वन विभाग हाथियों को लेकर कितना गंभीर है। जी संतोष। रविशंकर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।